हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है यूपी पीजीटी का सीरीज का नंबर है 6। और ये मैं आज आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मतलब अभी लिटरेचर के हैं, तो मैंने अभी ये सोचा आप लोगों के लिए कि अब मैं कैसा करूँ, जब तक एग्जाम हो रहा है एक राइटर लूँ और राइटर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देकर फिर आपको क्वेश्चंस जो है उस पे बेस्ड, उसके वर्क्स पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस करा दूँ, जिससे आपका क्विक रिवीजन जो है वो हो जाए। मतलब थोड़ा सा राइटर के बारे में, उसके वर्क्स के बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे के, तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको देखिए, अगर आप लोग मेरी यूट्यूब की क्लासेस देखते हैं और आपको लगता है कि ये कंटेंट सिर्फ जो है भाई यूट्यूब पर लोग बेचने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, लेकिन रियल क्लासेस में वो कंटेंट नहीं होता, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो रियल क्लासेस है, देखो पढ़ाने का तरीका तो मेरा रियल क्लासेस में जो रियल मतलब ये फेक नहीं है, मतलब जो मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस हैं, पढ़ाने का तरीका तो भाई यही रहता है, लेकिन हाँ, उसमें चूंकि लाइव चलती हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, तो वो अलग होता है। इवन जो लोगों को जो डाउट भी होता है, कभी ऐसा लगता है कि भाई ऑनलाइन में लुटेरे बहुत बैठे हुए हैं, तो जब वो लोग जो है वो भी खरीदते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, तो वो भी इसके बाद कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा जो है करवाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कई इसमें लाइव क्लास भी डली हुई है, इसके अलावा आप अगर देखना चाहते हैं, कुछ क्लासेस हमारे इस पे खुली हुई भी हैं, तो आप चाहें सैंपल क्लासेस वगैरह उसमें, तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डाउनलोड करा हुआ है तो आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप पे स्टोर में जाकर अपने पसंद का कोर्स चुन सकते हैं। फिलहाल जो कोर्सेज हमारे हैं इस समय अवेलेबल हैं, है तो यूपीटीजीटी भी, क्योंकि उसकी डेट अभी फिलहाल तो नहीं है साइट पे, भले ही वो अभी जुलाई दिखा रहा है, मगर बात वही है, मैंने आपको जैसे बताया भी था कि वो डेट आगे जाएगी, क्योंकि उस तारीख में पेपर होना पॉसिबल नहीं है। तो जो यूपीटीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं 2 महीने से 2 महीने का टाइम तो ऑब्वियसली उनके पास है ही, 2.5 महीने का। और जो इसके अलावा जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए हमारा बैच है, पाइनियर बैच है, जो अब 1200 रुपए का बैच है। आप ये मान के चलिए कि आप ये देखिए कि 70+ टेस्ट हैं उसमें, ठीक है। 70 टेस्ट ओनली इन 1200। आप सोचिए कि आप विद एक्सप्लेनेशन, मतलब बाकायदा आपको पूरे वीडियो में बताया गया, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। हाँ भाई, माना मुझे जो है 100-200 रुपए में भी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये भी चीज जो है वो आप अब मैं उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगी। तो एक इसके आप यहाँ पर ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। और ये स्कोपम वाला ये पीजीटी का बैच है, पीजीटी का प्रैक्टिस बैच है। इसमें सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो पीडीएफ फॉर्म में है, क्योंकि ऑब्वियसली अब 1200-1300 रुपए 1100 रुपए में हम लोग हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं दे सकते। हमें कुछ भी नहीं उसमें, वैसे भी हार्ड कॉपी मटेरियल देने के बाद हम लोग को वैसे भी बहुत कम ही पैसे जो है उसमें पड़ते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी मटेरियल हमारी एक स्पेशलिटी है। हम वो किस किस चीज़ के साथ देते हैं, वो हम देते हैं यूपीटीजीटी के बैच के साथ, DSSB के बैच के साथ, और यूपीटीजीटी पीजीटी का जो कंबाइंड बैच है उसके साथ, उनके साथ हम हार्ड कॉपी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्कोपम का है, ये पाइनियर प्रैक्टिस बैच है, ये हमारा DSSB का बैच है। तो जो लोग देखना चाहें वो ये चीज़ देख सकते हैं। और अब मैं करवाऊंगी ये रहा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैन इज अ बोस्टफुल क्रिएचर, दिस इज द थीम ऑफ द वन ऑफ शैलेज वर्क्स, फाइंड इट आउट। तो ये पेप्सिडियन, ओजमेंडियस, द चेंची, नन ऑफ दी। तो आपको पता है कि जो पीबी शैले हैं, ही बिलोंग्स टू द यंगर रोमांटिक्स, और उनका ये जो वर्क है मैन एज अ बोस्टफुल क्रिएचर, ये बिलोंग करता है उनके, तो ये किस उसकी लाइंस हैं, तो ये लाइंस हैं आपकी, दैट इज ओजमेंडियस। ये एक सोनेट है और ये बताता है नथिंग इज फॉर एवर, यानी कि चाहे पावर हो, ग्लोरी हो, एवरीथिंग फेड्स, एवरीथिंग गोज विद द टाइम। तो ये है ओजमेंडियस, दैट इज द सोनेट। और इसमें जो है इसका बहुत फेमस, आई एम ओजमेंडियस किंग्स ऑफ द किंग्स। 1818 में द एग्जामिनर, ले हंट के एग्जामिनर में ये पोएम पब्लिश हुई थी। दिस पोएम वॉज रिटन इन 1817 एंड गॉट पब्लिश्ड इन द एग्जामिनर। द एग्जामिनर में 1818 में पब्लिश हुई थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शेले वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हुज कमेंट इज दिस?
क्रॉम्पटन, रिकेट, स्विनबर्न, लॉन्ग या अल्बर्ट। ये कमेंट किसका है कि शैले, मतलब शैले की ना लिरिकल क्वालिटीज बहुत अच्छी थी। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि रोमांटिक एज वाज द एज इन विच, जिसे सेकंड रेनेसांस भी कहा जाता है, रेनेसांस ऑफ वंडर भी कहा जाता है। एंड इन दिस एज जो जिस चीज पे सबसे ज्यादा बल दिया गया दैट वाज लिरिक्स। तो ये शैले में एक लिरिकल क्वालिटी एक अलग ही लेवल की थी। और ये कहा है स्विनबर्न ने, शैले वाज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। द चेंची हैज 3, 4, 5 कितने एक्ट्स है? तो चेंची के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। चेंची में 5 एक्ट्स हैं। ये एक लिरिकल ड्रामा है, दैट्स अ लिरिकल ड्रामा। लिखा गया है किसमें? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इसकी जो थीम है वो है इंसेस्ट एंड पेरिसाइड। इसमें जो है एक काउंट दिखाए हैं जो अपनी ही बेटी को सेक्सुअली मोलेस्ट करते हैं। और वो अपनी बेटी जो है वो अपनी स्टेप मदर के साथ मिलके उसे मार देती है, अपने फादर को। तो ये शैले इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, बट चेंची को बाद में जो है वो इसको मॉरल ग्राउंड पर सही ना मानते हुए इसको, इस प्ले को दिखाने की परमिशन नहीं मिली थी। द चेंची इज, ये एक ड्रामा है, तो इट्स अ ट्रेजेडी। इट्स अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। चेंची इज अ ट्रेजेडी। The scenes of Oedipus Tyrannus are laid in Oedipus Rex और Oedipus the 12 foot। तो ये जो है ये कहाँ पर है? दैट इज जो थीब्स में। Oedipus Tyrannus जो वर्क है ये कहाँ पर जो है लिया गया है? इट इज थीब्स, थेब्स। Shelley's Ariel to Miranda was inspired by one of Shakespeare's play. Which is this? देखो एरियल और मिरांडा जो आ गया, वर्ड आ गया एरियल टू मिरांडा, तो ये किससे हो गए? द टेम्पेस्ट से जो है उन्होंने, टेम्पेस्ट से प्रभावित होकर उन्होंने ये वर्क जो है वो लिखा था, दैट इज एरियल टू मिरांडा। तो मोस्टली अभी इसमें आपको लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, और इसका मैं आपको ये बता दूं, एरियल टू मिरांडा एक्चुअली इसका नाम जो है टू अ लेडी विद अ गिटार है। इस पोयम का नाम जो है टू अ लेडी विद अ गिटार है। और एरियल टू मिरांडा जैसे टू अ लेडी, ये एक सेरेनेड है। सेरेनेड होता है एक तरीके का प्रेम गीत जो शाम के समय एक लड़की की खिड़की के नीचे गाया जाता है। टू अ लेडी बाय गिटार, ये पोयम मिसेस जेन विलियम्स को एड्रेस करके उन्होंने लिखी है। और जिस मिसेस जेन विलियम्स को शैले ने एक गिटार भी जो है वो दिया था। और उसमें ना उन्होंने अपने खुद को और अपने दोस्तों को शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट से, एरियल और मिरांडा से में इमेजिन किया है। एडवर्ड विलियम्स को उन्होंने फर्डिनेंड माना है, जो उनके लेडी जेन विलियम्स के हस्बैंड हैं, और जेन विलियम्स को मिरांडा माना है। शैले खुद एरियल बने हैं, तो ये अपने दोस्तों को उन्होंने इमेजिन करा है फर्डिनेंड, मिरांडा और खुद को एरियल के रूप में। तो इस पोयम का नाम एरियल टू मिरांडा नहीं है, टू अ लेडी विद अ गिटार है, विच इज अ सेरेनेड। शैलेज मास्क ऑफ अनार्की इज, शैले का अगर हम मास्क ऑफ अनार्की की बात करते हैं तो ये क्या है? बेसिकली ये शैले की मास्क ऑफ अनार्की एक पॉलिटिकल पोयम है, और ये पीटरलू मैसेकर पे, जो कि मैनचेस्टर में हुआ था, उस पर जो है ये आधारित है। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल सीन पर एक ये सटायर है, इट्स अ सटायर। ठीक है, और ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आ भी जाते हैं कि पूछे जाते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मास्क ऑफ अनार्की एक शैले की पॉलिटिकल पोयम है, 1819 में लिखी थी और पोस्टुमसली पब्लिश हुई थी 1832 में। मैनचेस्टर में 1819 में जो पीटर लू मैसेकर हुआ था उस पर यह आधारित है। और
इस पोयम में से लाइंस जो हैं गांधी जी भी कोट किया करते थे। राइज लाइक लायंस आफ्टर स्लम्बर इन अनवेंक्विशेबल नंबर। तो ये जो है गांधी जी भी इस लाइन को कोट किया करते, मतलब इस पोयम में से लाइंस कोट किया करते थे। एडोनिस जो है, जो कि एक एलिजी है, इट्स अ पेस्टोरल एलिजी, और लिखी है कीट्स की मृत्यु पर। इट इज इन स्पेंसेरियन स्टेंजास। एडोनिस इज इन स्पेंसेरियन स्टेंजास। द लाइन he lives, he wakes, its death is dead, not he, occurs in। ये कीट्स के बारे में कहा जा रहा है। एडोनिस पिप्सिडियन, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम या अलास्टर। ये he lives, he wakes, the death is dead, बहुत ही भयंकर वाला जो है वो हाइपरबोली, इसमें एग्जैजरेशन है, और ये कहा गया है एडोनिस में, which is a pastoral elegy on the death of Keats। Which book is based on Godwin's political justice? पीबी शैले गॉडविन के आइडिया से बहुत प्रभावित थे, पॉलिटिकल जस्टिस से वो बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने उससे प्रभावित होकर एक किताब लिखी थी, दैट इज क्वीन मैप। तो मैं क्वीन मैप के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्वीन मैप एक शैले की फिलोसॉफिकल पोयम है, पब्लिश हुई थी 1813 में। जब पहली बार पब्लिश हुई तो ये 9 कैंटोज में हुई। कैंटोज का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ पोयम। एक लंबी पोयम को कैंटोज में डिवाइड करते हैं। तो 1813 में ये 9 कैंटोज में हुई, 17 नोट्स। फिर उसके बाद 1816 में जब ये दोबारा आई तो इसका नाम था द डीमन ऑफ द वर्ल्ड। 1816 में ये डीमन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पब्लिश हुई दोबारा से। द डीमन ऑफ द, ये कच्ची पक्की सी पोयम है, और इसमें ना एक फेरी के माध्यम से उन्होंने ये बताया है। शैले यूजेस द फॉर्म ऑफ अ फेरी टेल, फ्यूचर विजन ऑफ यूटोपिया ऑन अर्थ जो है वो उन्होंने दिखाया। तो 1813 में इसमें 9 कैंटोज थे, तब ये क्वीन मैप के रूप में पब्लिश हुई थी। 1816 में द डीमन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में ये पब्लिश हुई थी। इट इज अ पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, मॉडल्ड ऑन बायन्स एडोनिस एंड लेमेंट फॉर बायन। फाइंड इट आउट। ये आपको पता ही है कौन सी है, दैट इज एडोनिस, जो कि कीट्स की मृत्यु पर उन्होंने लिखी है। एडोनिस के बारे में अगर हम बात करें तो एडोनिस जो है वो पोयम जो है इसमें 1821 में लिखी थी उन्होंने। 55 स्पेंसेरियन स्टेंजास हैं, इसके अंदर 495 लाइन्स हैं। इसमें उन्होंने कीट्स के क्रिटिक्स को जो है क्रिटिसाइज करा है। उनका मानना था कि कीट्स कंजम्पशन की वजह से नहीं मरे हैं, बल्कि he could not bear the wrath of his haters। This poem of Shelley is an unfinished poem। ये शैले की एक अधूरी पोयम है, और हैदलिट ने इसे डांस ऑफ डेथ कहा है। कौन सी है ये? अधूरी पोयम है, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। Shelley's life and his poetry are dissolubly connected। He acted what he thought and he felt। Whose comment is this? जॉन एडिक्टन साइमंड्स, क्रॉम्पटन रिकेट, लॉन्ग या जॉर्ज सैमसन। शैले की जिंदगी वो करेक्टेड है, वो जो उन्होंने वो करा जो उन्होंने सोचा और महसूस करा। और ये कहा है उनके बारे में, दैट इज अ कमेंट बाय John Addington Symonds। That is John Addington Symonds। The other title of Alastor is, अगर हम अलास्टर के बारे में थोड़ा पहले आप देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अलास्टर के बारे में बात करें तो अलास्टर शैले की एक लंबी पोयम है। इट हैज 720 लाइन्स, 720 लाइन्स हैं इसमें। और इसका जो दूसरा टाइटल है वो क्या है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। दैट इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। और ये टाइटल उन्होंने सजेस्ट किया था टॉमस लव पिकॉक, जो कि उनके फ्रेंड भी थे, कंटेम्प्रेरी पोएट थे। और इस जो अलास्टर का है मतलब होता है इविल जीनियस। एडोनिस इज अ थ्रेनेडी ओवर द डेथ ऑफ द पोएट। पहले में आपको इसमें एक वर्ड आ रहा है थ्रेनेडी, जैसे थायरेसिस को मोनोडी कहा जाता है। थ्रेनेडी का मतलब होता है
कि 3 or more than 3 bewailing voices, यानी कि जब किसी एलिजी में विलाप करने वालों जो वॉइसेस हैं वो 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं तो उसे थ्रेनेडी कहा जाता है। तो एडोनिस एक पेस्टोरल एलिजी है और किसकी मृत्यु पर लिखी गई है, जिसमें 55 स्पेंसेरियन स्टैंजास हैं, कीट्स। वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शेले लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। किसने कहा है ये? Whose comment is this? क्रॉम्पटन, रिकेट, हडसन, अल्बर्ट या लॉन्ग? तो भैया इसका आंसर है, आप सबने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ भी रखा होगा, and that is ये कमेंट जो किया गया है डब्ल्यू जे लॉन्ग के द्वारा है, दैट इज लॉन्ग। Now the next question is, on whose grave are the following lines from Tempest inscribed? Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Shelley, Keats, Tennyson, Shakespeare. किसके बारे में लिखा गया, किसके टॉमस्टोन पे ये इंस्क्राइब्ड है? नथिंग ऑफ हिम डेट डॉथ फेड, कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनमें से मिटेगा, कि बस परिवर्तन होगा। शेले, कीट्स, टेनिसन या शेक्सपियर, और ये लिखा है शेले के बारे में। ठीक है जी। द पोएट इज अ सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी हु सेड। ये किसका कमेंट है? थॉमस लव पिकॉक, शेले, बायन या जॉर्ज सैमसन? अब अगर आप इसे देखकर ये सोचें कि भाई ये शेले ने कहा है, नहीं, ये कहा है थॉमस लव पिकॉक ने, और उनका है द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। ये उनका वर्क है जिसमें उन्होंने पोएट्स ऑफ पोइट्री का मजाक उड़ाया है, जिसलिए शेले ने लिखा है नपोल, जो है शेले का जो वर्क है दैट इज एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो उन्होंने फिलिप सिडनी से प्रभावित होकर लिखा था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं, मतलब इसके बारे में नहीं, शेले वाले उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। और डिफेंस ऑफ पोइट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, शेले का जो वर्क है। शेले को डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो इसके ही जवाब में, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री के जवाब में शेले ने लिखा द डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है जी, शेले ने लिखा द डिफेंस ऑफ पोइट्री। और अब मैं इसके बारे में आपको बताऊं, डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा गया था, डिफेंस ऑफ पोइट्री ये शेले ने लिखा था 1821 में, और ये पब्लिश हुआ था 1840 में, पब्लिश हुआ था, इट गॉट पब्लिश्ड इन 1840। और इसमें उन्होंने एक बहुत फेमस लाइन बोली है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि उन्होंने ये जवाब दिया था एक तरीके से थॉमस लव पीकॉक को, जिन्होंने ये कहा था कि एक पोएट जो होता है एक सेमी बारबेरियन होता है सिविलाइज्ड कम्युनिटी में। शेले द डिफेंस ऑफ पोइट्री शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ, वही चीज मैं आपको बता रही थी, शेले का द डिफेंस ऑफ पोइट्री ये जो है किसके बारे में बताता है? यहाँ पर ये एरिस्टोटल्स अपॉलजी, सोक्रेटिस अपॉलजी या प्लेटो एंड सिडनीज अपॉलजी, तो जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो है सिडनीज, प्लेटो एंड सिडनीज अपॉलजी। और डिफेंस ऑफ जो पोइट्री है उनका, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पोएट्स आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ एंड फाउंडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी
उन्होंने ये कहा है कि लैंग्वेज इज नॉट पोइट्री, इफ यू नो लैंग्वेज इट डजंट मीन्स यू आर पोइटिक। तो पोइट्री ऑर्डर फॉलो नहीं करती है। हु कॉल्ड शेले एन इनइफेक्चुअल एंजल? तो इनइफेक्चुअल एंजल फ्लटरिंग हिज विंग्स इन वॉइड, ये आगे की लाइन है इसकी, और ये कहा है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा, ये कथन कहा गया है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। Anand founded the Progressive Writers Association for Indians under the guidance of राजा राव, नारायण, सज्जाद जहीर या नन। देखिए, आनंद ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन जो बनाया था वो किसकी गाइडेंस में बनाया था? साजिद जहीर की, साजिद जहीर। A French poet fascinated Anand much. Who is this French poet? Arthur Rimbaud, Neruda, O. Henry Nunn। तो यहां पर है, दैट इज आर्थर Rimbaud। अबाउट विच बुक डज आनंद से, ये मैंने आपको इससे पहले भी करवाया था कि इट रश्ड आउट ऑफ मी इन 1 month। देखिए, आपको याद होगा, मुझे पता है। तो ये है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, प्रिंस विक्टर की कहानी। द हीरो ऑफ कुली इज, क्वेश्चंस ये कुछ रिपीट हो गए हैं। कुली जो है वो एक बच्चे की कहानी है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो ये उसी की कहानी है। और इसमें जो कुली जो इनका नॉवल है, ये 14 साल के बच्चे मुन्नू की कहानी है, जो जिसकी मृत्यु टीबी की वजह से होती है, लेकिन ही कुड नॉट बेयर दैट plight एंड दैट सफरिंग। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इसमें एक चीज ये याद रखिएगा, ये कहानी प्रिंस विक्टर की है, लेकिन जो नरेटर है दैट इज डॉक्टर शंकर। Lal Singh is taken as a prisoner of war by the Germans in The Coolie, Two Leaves and a Bud, The Village या Across the Black Waters। तो भाई देखो, एक चीज मैं आपको इसमें बताऊं कि यहाँ पर ये जो है द विलेज, ये एक लाल सिंह ट्रायलॉजी है जिसमें पहला नॉवल है द विलेज जो 1939 में आया था। ये जो दो नॉवल हैं अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द सोर्ड एंड द सिकल। तो लाल सिंह ट्रायलॉजी जो है वो लाल सिंह के बारे में बताती है। विलेज जो है लाल सिंह का जो गांव है नंदपुर के बारे में बताती है, लाल सिंह की जिंदगी के बारे में बताती है। लेकिन जो दूसरी नॉवल है, ये लाल सिंह ट्रायलॉजी में 3 है ना, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द सोर्ड एंड द सिकल। तो जो दूसरी नॉवल है उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बैकग्राउंड दिखाई गई है, और इसमें जो दिखाया गया है रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई गई है सोल्जर्स की फेथफुलनेस, ह्यूमैनिटी एंड ब्रेवरी की। तो इसमें इसी नॉवल में प्रिजनर ऑफ वॉर दिखाया गया है लाल सिंह को, दैट इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। विच टेक्निक इज यूज इन द बिग हार्ट? तो बिग हार्ट जो नॉवल है, ये अभी उनके बारे में बेसिकली अब आप जो पढ़ रहे हैं मुल्क राज आनंद, जिन्हें चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो बिग हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज करा गया है। इसमें कॉपर स्मिथ्स और कैपिटलिस्ट के बीच में एक संघर्ष जो है वो दिखाया गया है, और ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में आर्टिजन्स के विलेज में कहानी दिखाई गई है। तो ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो इसमें दिखाई गई है। This is a kind of autobiographical novel which expresses Anand's experience in the first 7 years of his childhood. This novel is 7 Summers, 8 Summers, Untouchable या Morning Face। देखो भाई, देखो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी जिसे वो पूरा करना चाहते थे, ये जो 7 Summers है वो उनके जिंदगी के पहले 7 सालों के बारे में बताता है। 7 Summers, it tells about the first 7 years of Mulk Raj Anand. Anand is an active fighter for the modern movement in our country. He is a wonderful human being, a loyal friend who said। किसने कहा है ये वाली बात? और ये बात जो है कही गई है एक वही व्यक्ति जिनके इन्फ्लुएंस में उन्होंने एक्टिव प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन को बनाया था, दैट इज सज्जाद जहीर।
I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism. This appears in untouchable whose words are these. तो आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म. आपको पता है ये जो नॉवल लिखा था उन्होंने अनटचेबल, हालांकि इसके लिए उन्हें प्रोपेगेंडिस्ट का भी उसे नवाजा गया था, लेकिन कम से कम उनके अंदर इतने गट्स थे कि वो इन मार्जिनलाइज लोगों को फोरफ्रंट पे लेकर आ सके. तो ये जो नॉवल है ये एक दिन की कहानी है, बाखा की कहानी है, और कैसे आज़ादी से पहले स्वीपर्स के साथ या जो अनटचेबल्स जिन्हें माना जाता था उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था. और इसमें जो बाखा के हाथ में सॉल्यूशंस हैं कि कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, और गांधी जी जो उन्हें कहते हैं कि अपने आप को साफ सुथरा रखो, हरिजन नाम देते हैं, और इसके अलावा फ्लश सिस्टम, ये सब है. तो बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं, आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म, ये महात्मा गांधी के हैं. दैट इज गांधी जी. If untouchable is the microcosm, Kuli is more like the macrocosm, that is Indian society. Whose comment is this? किसने कहा है ये कि अगर कुली जो है मैक्रोज में इंडियन सोसाइटी का, एंड दैट इज KRS आयंगर. ही इज अ क्रिटिक, दैट इज KRS आयंगर के द्वारा कहा गया है. तो आज मैं इतने ही क्वेश्चंस करा रही हूँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन है. अब मैं जब आपको नेक्स्ट टाइम में मिलूंगी तो मैं एक राइटर का थोड़ा सा उसमें करके इन्हीं क्वेश्चंस को पहले आके कंटिन्यू करूंगी, लेकिन एक राइटर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जरूर. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. पढ़ते रहें और कायदे से मेहनत करें. बेस्ट ऑफ लक.